हमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में अभी की डेट में सेकंड नंबर में है, बट पहले ये थर्ड नंबर में हुआ करता था। और मैं आपको ये भी बता दूं, सीजी बोर्ड में भी एक साल पहले 2025 में ये तीसरे नंबर में हुआ करता था, बट अभी जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, काफ़ी सारे चैप्टर जो है कट हो चुके हैं, इसलिए सेकंड नंबर में आ चुका है। बट मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ था, इसलिए मैंने यहाँ पास वही यूज किया है। बाकी मैं जो यूज करता हूँ बुक, वो न्यू एनसीईआरटी है, जिसमें सेकंड नंबर में ये चैप्टर है। आपके में भी सेकंड नंबर में ये चैप्टर होगा। और हाँ, काफ़ी लोग का मुझे कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई एनसीईआरटी जो बुक है, क्या ये हिंदी में भी अवेलेबल होता है? तो हाँ जी भाई, ये हिंदी में भी होता है। मैं हिंदी में यूज़ करता हूँ, जो पीडीएफ आप देख रहे हो वो भी हिंदी में ही है। तो आप हिंदी में ऑर्डर कर सकते हो या ले सकते हो। तो लेने के दो ऑप्शन है। सबसे पहली बात तो यार, आप अपने आसपास के जो बुक शॉप है, स्टेशनरी शॉप, वहाँ से आप पूछ सकते हो और वहाँ से आप ले सकते हो। अगर वहाँ नहीं है या स्टेशन शॉप पास में नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, सभी जगह में यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मिल जाता है। तो जहाँ से भी आपको ऑर्डर करना है, जो भी प्राइस आपको लगता है अच्छा है, सो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सभी में अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको वहाँ से परचेस करना है जहाँ से मैंने लिया हुआ था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं होने वाला है। सो भाई, मतलब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बस मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए सो आप एक बार चेक कर लेना, आप ले सकते हो। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें 60 टॉपिक है जो हमें पढ़ने होंगे। आज के इस क्लास के अंदर में मैं आपको परिचय बताऊंगा, पूरी कंप्लीट डिटेल जो है परिचय मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखो, मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, सो आप पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये जो है ना, कहीं कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। तो भाई ये जो चैप्टर है उसे आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, मैं पूरे एकदम डीप में जाके नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ नहीं मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि भाई एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और हाँ, एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। इस चैप्टर में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 5 नंबर का पूछे जाते थे, तो पहले कुछ लंबा पढ़ना पड़ता था। बट अभी हमें ना कुछ गिने-चुने टॉपिक्स, क्वेश्चन ही पढ़ने हैं जो आने वाले हैं। तो वो चीज़ें तो मैं पढ़ाऊँगा ही। साथ ही मैं पूरा चीज़ का फील कराऊँगा। बट यहाँ पे देखो, काफ़ी सारे कोचिंग्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वहाँ पर इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि इस चैप्टर को स्किप आप मत करना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। हाँ, डीप में जाके नहीं पढ़ना है तो डीप में मत पढ़ना, जैसा आपको सही लगे। मैं तो डीप में जाके नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। सो इसे मैं ट्राई करूँगा 1 से 2 घंटे में कंप्लीट करने की। जैसे हमने पहले चैप्टर को 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट किया था। हर वीडियो मेरा 20 मिनट का होता है। सो मैंने 6 लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो वही 1 घंटे के आसपास में ही होगा। जिस चैप्टर को मैंने, पता है, नीट के लेक्चर में जिस चैप्टर को मैंने पूरे के पूरे, लगभग देखा जाए तो 12-13 लेक्चर से 2-2 घंटे की, तो भाई लगभग 20 से 30 घंटे लगे थे जिस चैप्टर को, उसमें मैंने सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी, मैंने सभी चीज़ें कंप्लीट करी। साथ ही उसके पीवाईक्यू भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा काफ़ी अच्छे तरीके से। बस आपको समझ में आना चाहिए, समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में बताना, ताकि मैं थोड़े से और डीप में जाके पढ़ाऊँ। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, इसमें टाइम जो है बचता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना भाई छोटी बड़ी बात नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इतने कम टाइम में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ताकि हमें टाइम मिल सके बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से करने की और इसे रिवाइज़ करने की। तो आपको बार-बार रिवाइज़ करना है, नोट्स बनाने हैं, सभी चीज़ें। तो चलो हम टाइम वेस्ट अब नहीं करते, हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको परिचय बताऊँगा, पहले हम रूपरेखा देख लेते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो भी मैं यहाँ पे टिक लगा के बताऊँगा, स्टार देते हुए बताऊँगा। इसमें टोटल 7 हमें यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। ये हमें पढ़ना होगा। और मैं आपको बताऊँ, क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? नहीं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोलूँ तो भाई, अगर आप चाहो तो इसे 1 स्टार दे सकते हो, बस 1 स्टार। सेकंड है स्त्री जनन तंत्र। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, तो इसे मैं 3 स्टार देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ, 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। इसके अगला है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है? पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी लैंगिक जनन होता है, मैं आपको बताऊँ, ह्यूमन जो होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक यहाँ पर जनक की जरूरत होती है, जिसमें या तो माता होगा या तो पिता होगा, एक अकेला होगा जो कि जनन करेगा, अपने शरीर को तोड़ के नया जीव बनाएगा, नया बच्चा पैदा करेगा, वो होता है अलैंगिक जनन।
लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है भाई, 2 युग्मक की जरूरत होती है, 2 यहाँ पास क्या भैया जनक की जरूरत होती है, एक लड़का होगा एक लड़की होगा, माता पिता होंगे, उनसे नया बच्चा पैदा होने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए युग्मक जनन मतलब कि 2 युग्मक बनेंगे, एक होगा यहाँ पास नर युग्मक, एक होगा मादा युग्मक। नर युग्मक जो यहाँ पास होने वाला है उसका नाम है शुक्राणु, जो मादा युग्मक होने वाला है उसका नाम है अंडाणु। नाम मैंने आपको पहले से बता दिया। क्यों, यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले शुक्रजन, एक होगा अंडजन। शुक्रजन में शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण पढ़ेंगे, अंडजन में अंडाणु का निर्माण हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है और 2027 के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा टॉपिक होने वाला है। इसे कितने स्टार दूंगा, तो इससे मैं स्टार देने वाला हूँ पूरे के पूरे 5 स्टार। हाँ जी भाई, इसे पूरे 5 स्टार दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आर्थ चक्र, जिसे हम लोग पीरियड साइकिल या मंथली साइकिल कहते हैं, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी मैं 3 स्टार देना चाहूंगा। कंप्लीट डिटेल में हम सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बस मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और परिचय हम देखने वाले हैं। इसके बाद है निषेचन और अंतरारोपण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्टार देने की जरूरत नहीं है, बट आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है सगर्भता, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे मैं 2 स्टार देना चाहूंगा। इसके बाद है भ्रूण परिवर्धन, फिर यहाँ पर लास्ट टॉपिक प्रसव और दूध स्राव होने वाला है। अब मैं आपको परिचय बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पूर्वजन तंत्र। मैं सोचा था पहले क्लास में मैं करा दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको परिचय ही अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जब भी एनसीईआरटी ओपन करते हो आपको मिलेगा मानव जनन, जो है वो लैंगिक जनन होता है। मैंने आपको बता दिया लैंगिक जनन क्या होता है। 2 यहाँ पर जनक की आवश्यकता होगी, माता और पिता की जरूरत होगी, 2 युग्मक बनेंगे, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु होने वाला है, मादा युग्मक अंडाणु होने वाला है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ह्यूमन जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक जरायुज क्या होता है, ये जो वर्ड है ना वो हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ उन सभी के लिए यूज करते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। आप बोले भाई सभी जीव जंतु तो बच्चे पैदा करते हैं ना, नहीं। देखो, बच्चे तो पैदा करते हैं, लेकिन उससे पैदा करने का एक अलग टेक्निक होता है, समझो। मतलब देखो, आपने सुना होगा, मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही बेहुदा क्वेश्चन है, मतलब अजीब क्वेश्चन है। क्या जो ह्यूमन है वो अंडे देते हैं या डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं? ऑफकोर्स बात है भाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे पैदा नहीं करते। तो ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक, मतलब कि जरायुज कहते हैं। जो अंडे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें कुछ और नाम से जाना जाता है जो आपको पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे पता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं फालतू चीज बात नहीं करना चाहता इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो और जो सारी चीजें हैं वो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, परिचय की बात की जाए, तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक 2 युग्मक है, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, दोनों का निर्माण होने वाला है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो निषेचन होने वाला है, ये जो पूरी क्रिया होने वाली है, सेम पहले चैप्टर की तरह होगी, मादा के अंदर होने वाली है। यहाँ पर नर का रोल तो होगा, बहुत ज़्यादा योगदान होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन निषेचन होगा मादा के अंदर में होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले युग्मक का निर्माण करेंगे, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करेंगे। जैसे ये निर्माण हो जाएगा उसके बाद उसका वीर निषेचन होगा। वीर निषेचन, इसमें आपको वीर और शेषण आपको मिल रहा होगा। शेषण मतलब किसी चीज में पहुंचाना होता है। वीर एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसमें शुक्राणु होता है, मतलब कि नर युग्मक होता है। एक लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, हम क्या है उस चीज को पहुंचाएंगे, मतलब कि नर युग्मक जो है उसे मादा युग्मक के पास पहुंचाएंगे। जैसे ही पहुंचाते हैं उसके बाद निषेचन होगा, मतलब आपस में वो मिलेगा, और मिलने के बाद क्या होगा, उसका विगलन होगा। विगलन मतलब क्या होता है, एक संरचना बनेगी, युग्मनज बनेगा। युग्मनज आपने नाम सुना है, युग्मक जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, 2n कंडीशन होता है। और ये जो 2n कंडीशन, इसमें कोशिका विभाजन होगा और कुछ यहाँ पर चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने के बाद ये जो है अपने आप को वृद्धि करेगा, और ये 2n से 3n 4n ऐसे बढ़ते जाते ये जो है यहाँ पर 32n हो जाएगा। और 32n होने के बाद ये जो 32x वाला n होगा, इसमें क्या होता है, ये रूप ले लेता है कोरक पुट्टी का। 16 और 32 में ये कोरक पुट्टी का निर्माण करता है। ये जो कोरक पुट्टी है ये एक संरचना होती है जो कि भ्रूण बनाने में बहुत ज्यादा योगदान करती है, मतलब बच्चे बनाने में बहुत ज्यादा योगदान करती है। अब ये जो हमारा बना है कोरक पुट्टी, इस कोरक पुट्टी को क्या करेगा, अंतःरोपण किया जाएगा। अंतःरोपण मतलब क्या होता है, किसी चीज में उसे रोप देना, मतलब कि रोपण कर देना। जैसे खेतों में हम लोग फसल जो है लगाते हैं उसे रोपण कहते हैं ना, वैसे यहाँ पास कोरक पुट्टी का रोपण होगा। अब ये कहाँ पास होगा, ये होने वाला है गर्भाशय की दीवारों में। जो गर्भाशय होती है उसकी दीवारों में इसे जो है डाल दिया जाएगा, उसे अंदर में एक तरह से धसा दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, उसके अंदर में ही वो पोषण लेगा, और पोषण लेने के बाद भ्रूणीय प्रवर्धन करेगा। भ्रूणीय प्रवर्धन करेगा, इसका मतलब ये है भ्रूण में निर्माण होगा। भ्रूण जो है वो धीरे धीरे विकसित करेगा, विकसित करने के बाद वो एक बच्चा बन जाएगा, और बच्चा बनने के बाद उसे बाहर निकाला जाएगा। जिस क्रिया में बाहर निकाला जाता है उसे हम लोग प्रसव कहते हैं।
ये जो प्रसव होगा, बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद कुछ महीने बाद यहाँ पर दूध स्त्राव स्टार्ट होना पड़ता है। जो दूध ग्रंथि है वो विकसित होगी और फिर दूध स्त्राव होगा ताकि जो बच्चा पैदा हुआ है उसे पोषण दे सके। और यही सभी क्रिया जो है इस चैप्टर में पढ़नी होगी।